असल में जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है ना, तो इंडिया के अंदर की सूरत हाल बड़ी ख़राब हो गई है। मोदी साहब तो बड़े उसमें तमतराक में आए थे, उनका ख्याल था कि हम ये अटैक करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान जो है ना वो वही होगा जो 2019 में हुआ था, वैसे ही सूरत हाल होगी, बल्ले बल्ले हमारी हो जाएगी और सियासत में जो है ना एक नए जोश और जज्बे के साथ हम निकलेंगे। और हम ही पे हमला कर दिया तो वो फिर आगे जो है ना कि हम ही पे हमला कर दिया और हमला भी बड़े ज़ोर की लग गई। तो अब वो उस जो डैमेज कंट्रोल है ना वो उनसे नहीं हो रहा। तो उन्होंने कई एक नैरेटिव इस दौरान जो है ना वो बदले। मिसाल के तौर पे पहला काम तो उन्होंने ये कहा हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है, हमें तो लगी ही नहीं है, बिल्कुल कोई जहाज़ नहीं गिरा। अब पूरी दुनिया का मीडिया, पूरी दुनिया के जो एनालिसिस हैं वो एक तरफ थे और मोदी साहब अपनी जो है ना वो डुफली बजाए जा रहे थे। और तो अजीत डोवल अभी वहीं पे खड़ा है। हाँ, वो तो वो उसी जगह पे वो उसकी है, लेकिन उसके अंदर बड़ी रिएक्शन आया, फौज के अंदर का रिएक्शन था। ज़ाहिर है जो लोग मारे गए, जब उसको किधर छुपाएंगे? हाँ नहीं खालिद साहब, देखें ना, एक बंदा मुल्क के लिए लड़ रहा है, वो मारा गया उसके अंदर, आप उसे ऑन ही नहीं कर आप उसे ऑन ही नहीं कर रहे, आप मानते ही नहीं है ये मुल्क के लिए। अब आप उसे मानेंगे नहीं तो आपने उसकी सरकारी तौर पे इवन जो उसकी आखिरी रसूमात थी वो भी नहीं अदा की, नहीं की, जो सरकारी प्रोटोकॉल के साथ की जाती हैं, जो मुल्क के लिए जान देते हैं। किसी भी जिंदा आदमी के लिए एक फ़ख्र की बात हो सकती है, फ़ख्र पूरे ख़ानदान के लिए, इलाके के लिए होता है, तो वो नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि कोई एजाज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई खामोशी के साथ। तो इसका जो रिएक्शन है वो फ़ौज के अंदर, उनकी मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आया है, और बल्कि हाई कैडर्स में, जो हाई कैडर्स तक जो है ना उसे आके कहना पड़ा। लेकिन जब वो आया तो फिर उसको जो है ना उन्होंने दूसरे तरीके से कहा, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान नहीं था, ये पाकिस्तान तो जो है ना अपना 81% असला चाइना से लेता है, इसका मतलब है चाइना भी इसमें शरीक था। अच्छा, पाकिस्तान ने ड्रोन तुर्की से लिए थे तो इसका मतलब है कि तुर्की भी इसमें शरीक था। जो सफारती महाज पे जो है ना पाकिस्तान के हक में कुछ बयानात आज़रबाईजान ने दिए थे तो आज़रबाईजान, ईरान को गालियाँ पड़ी, वो चेहरा एक था, पीछे ताकते। हाँ, वो कहते हैं वन फ्रंट और जो है ना 4 एनिमीज़ की थ्योरी जो है ना वहाँ पे चल रही है। लेकिन मतलब आप अंदाज़ा करें कि कितनी भोंडी दलील है ये, कि इसका मतलब है कि जो इंडिया है उसने तो रफ़ाल जो है ना वो ख़रीदे थे फ्रांस से, तो वो भी था, वो भी इसमें शामिल था। उसके MiG-29 और जो Su-37 है और S-400 है वो रशियन था, तो रशिया भी इसमें शामिल था। इसके अंदर हेरोन ड्रोन जो है वो इसराइल के थे, तो इसराइल भी शामिल था। इसमें जो असला अमेरिका का था तो वो उनके अपाची हेलीकॉप्टर्स जो है ना वो इंडिया ने लिए हुए हैं, तो वो फिर अमेरिका भी शामिल था। तो अगर इसको कर लें तो दुनिया की, एक चाइना को छोड़ दें तो सारी सुपर पावर्स तो इंडिया के साथ थी। लेकिन चूंकि जाहिर है उन्होंने आज़रबाईजान इसलिए था कि उसने हमें तेल दिया है, हाँ, तो इंडिया को भी किसी ने तेल दिया। हाँ, वो इंडिया रशिया से ले रहा है, ईरान से ले रहा है। मतलब एक भोंडे किस्म की जो है ना वो कर रहे हैं, जो नैरेटिव बना रहे हैं सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए। अब उसके अंदर हुआ ये कि उस मतलब जो जब इस किस्म की सूरत हाल से बंदा गुजर रहा हो तो वो फिर एक ब्लंडर करता है। उन्होंने एक ब्लंडर ये किया कि चाइना को डायरेक्ट एक कन्फेंट्रेशन में जो है ना मोड में ले आए। यहाँ पे हुआ ये है कि दलाई लामा, आप जानते होंगे कि जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है उसका रूहानी पेशवा होता है, और मौजूदा दलाई लामा जो हैं ये साहब जो है लासा, वहाँ पे जो इनकी सरकारी रहायशगाह थी या इबादत गाह भी है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे, ये वहाँ से इंडिया आ गए थे और यहाँ पे एक तिब्बत की उन्होंने की है एग्ज़ाइल गवर्नमेंट बनाई हुई है, जलावतन हुकूमत। ये ऑपरेशन था जो CIA और इंडियन जो है उस वक्त मिलिट्री ने मिल के चलाया। 60-70 साल पुरानी, जी, ये 50s, एंड ऑफ 50s की थी। इसी के बाद फिर जो है ना 62 वाली जो जंग हुई थी उसमें भी ये भी एक मसला था, अगरचे के बड़े मसाइल कुछ और थे, लेकिन ये भी बहरहाल उस दौरान चल रहा था। उसके बाद फिर यहाँ तक नहीं हुआ, बल्कि इंडिया एक तवील अरसे तक जो है ना तिब्बत के अंदर जो तिब्बतन लोग थे उनको फ़ौज में भर्ती किया जाता था और तिब्बत के अंदर जाके तो वो सबूताश की कार्रवाइयाँ किया करते थे। तो ये चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये थोड़ा सा डिफ्यूज़ होते चले के फिर और से और हुए दर्द के उनवा जाना, तो इंडिया भी ज़रा निकल गया उसमें। अब जब यहाँ पे आया तो इस पर
पता नहीं कि ये दलाई लामा का अपना इनिशिएटिव था या इंडियन, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है उसमें यह है कि इंडिया इसके अंदर शामिल था। कि दलाई लामा ने ये कहा, इसमें तरीक़ाकार ये होता था कि इनका जो तिब्बतियन बुद्धिज़्म जो है उसके अंदर जो दलाई लामा होता है उसके मरने के बाद जो वो इबादतगाह थी उसके राहब मिल के बैठते थे और एक नाबालिग बच्चे को जो उधर लहासा के सराउंडिंग्स से ही उसको ढूंढा जाता था और उसको अगले दलाई लामा का ऐलान कर दिया जाता था। और ये फिर जो है ना, जो चाइनीज़ जो भी वहाँ पे होती है हुकूमत जो थी इससे पहले, मतलब ज़ाहिर है जब ये आई है इससे तो पहले यही चल रहा था। ये तो 1949 में वहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी है, इससे पहले जो वहाँ पे हुकूमत थी और मतलब 200-300 साल से ये ट्रेडिशन चलती आ रही थी कि फिर उसको जो बाकायदा जो उसकी ताजपोशी कह लें या उसकी जो तकरीब रोनमाई होती थी वो हुकूमत की तरफ से चीनी जो बादशाह था वो किया करता था। तो इस दफ़ा उन्होंने कहा कि नहीं, इस दफ़ा जो है ना इसका सोली फ़ैसला अब ना वो तिब्बतन जो वो कॉम्प्लेक्स है वो करेगा, ना इसमें चाइना की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी। ये जो ट्रस्ट जो मौजूदा दलाई लामा ने जो भारतीय शहर है हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला, जहाँ पे उनकी वो एग्जाइल गवर्नमेंट कायम है, वहाँ का जो ट्रस्ट उन्होंने बनाया वो फ़ैसला करेगा और वही उसका फ़ैसला ही हतमी होगा अगले जो है ना उसके। ये भी कहा था ना कि इंडिया दलाई नहीं, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडियन होगा, उन्होंने कहा कि इस दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि तिब्बत में या लहासा के इर्द गिर्द से कोई भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। तो इसका मतलब यही है कि वहाँ से नहीं होगा तो आप ज़ाहिर है जो लोग इनके हैं ये वहाँ के किसी बंदे को तो नहीं बनाएंगे यहाँ पे, वो उसका अल्टीमेट मकसद यही था। अच्छा, फिर इसको फौरी तौर पे जब इन्होंने ये कहा तो इसको फौरी तौर पे इंडियन गवर्नमेंट ने इंडोर्स किया। उनके एक जो है वो वज़ीर हैं, उन्होंने आके बयान दिया कि जी बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान हुकूमत इसके साथ है। अच्छा, एक दूसरे फिर वज़ीर ने आके एक और बयान दिया, उसने कहा जी कि चाइना का हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, हमारी तो सरहदें तिब्बत से मिलती हैं, चाइना तो इसमें है ही नहीं, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं बनता। ये नहीं कि जो आप ये समझ लें कि चाइना की जो टोटल फॉरेन पॉलिसी और इंडिजिनस पॉलिसी है उसको कहते हैं वन चाइना पॉलिसी, जिसके ऊपर अभी तक ताइवान का झगड़ा चल रहा है। ताइवान में एक अलग हुकूमत कायम है लेकिन चीन उसे अपना हिस्सा करार देता है और इसी वजह से उसका वहाँ पे पूरा झगड़ा है। तो जब इन्होंने ये बयान दिया तो इसका मतलब ये है कि भारतीय हुकूमत ने एक अनऑफिशियली ये पैगाम दिया कि हम तिब्बत को चाइना से अलग एक ममलकत समझते हैं। और फिर उस पैगाम के अंदर ये भी था कि उसका जो है ना, चूँकि तिब्बत में जो सरकारी सरबराह होता था वो तो दलाई लामा होता था, तो इस दफ़ा जो दलाई लामा बनेगा वो तो यहाँ होगा और उसकी एग्जाइल गवर्नमेंट को हम अब भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये एक ऐसा मामला खड़ा हुआ जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे चाइना और भारत की बाकायदा तौर पे जो जंग है उसके इम्कानात पैदा हो गए दोनों तरफ से, क्योंकि चाइना इसको किसी तरीके से टॉलरेट करने को तैयार नहीं है। और अगर ये चीज़ हो जाती है, मतलब फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा हो जाता है, चूँकि तिब्बत के अंदर बहरहाल उसमें बुद्ध मत के जो पैरोकार हैं उनके जज्बात हैं। कुछ अर्सा पहले भी वहाँ पे एक अपराइजिंग हुई थी, आज से 5-6 साल पहले 2019-20 के करीब जो है वहाँ पे बड़े पैमाने पे अपराइजिंग हुई थी चाइनीज़ के ख़िलाफ़। चाइनीज़ ने उसको खैर वो जो है काबू पा लिया उसके ऊपर, लेकिन वहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हैं। और दलाई लामा के साथ जो तिब्बत के लोग हैं उनकी एक वाबस्तगी अपनी जगह पे मजहबी और नज़रियाती वाबस्तगी है। तो अगर वो अगला दलाई लामा बनता है तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान के तवज्जुद से अमेरिकन और वेस्टर्न लॉबी की एक बहुत बड़ी चाइना की नब्ज़ जो है उनके हाथ में आ जाएगी कि वो उससे कल कलां को कोई भी बयान लेके। अच्छा, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प दुखती रंग। अच्छा खालिद साहब, इसमें एक और बड़ी दिलचस्प सी बात वो कहते हैं कि जो मैं पढ़ रहा था तज्जिया कि उन्होंने कहा कि ये जो मौजूदा दलाई लामा है ये जब छोटे ही उम्र में था तो ज़ाहिर है कि ये दलाई लामा बना था, लेकिन इसी झगड़े में जो है ना वो खासा मैच्योर हो चुका था और उसने तालीम भी हासिल की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से। फिर उसके बाद तो जब ये आगे गया तो इसने चीज़ों को बहुत मैनेज किया वहाँ पे कि कोई ऐसी बराह रास्त कन्फ्रंटेशन ना रहे। लेकिन अगला जो दलाई लामा होगा वो तो एक नाबालिग बच्चा होगा
उससे तो आप कोई भी बयान ले लें, उसको तो किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर लें, उसके अंकल्स होंगे, उसके तो सारे अंकल्स होंगे, अंकल साम भी होंगे तो और अंकल राम भी होंगे। मतलब ये है कि इंडिया अभी तक जो वो जो मिस एडवेंचर करने से बाज नहीं आ रहा।